प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए रहीम काव्य का अध्ययन करने जा रहा हूँ, अर्थात भक्ति काल के रहीम दास को अध्ययन करने जा रहा हूँ। तो इस इकाई की रूपरेखा सर्वप्रथम देख लीजिए कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। यह इकाई नवा है और हम लोगों का 16वां वीडियो। ठीक, इसके पहले हम लोग कबीर, जायसी, मीरा, शूर, तुलसी का अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई की रूपरेखा सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, रहीम का जीवन वृत्त देखेंगे, रचनाकार व्यक्तित्व देखेंगे, रहीम और उनकी रचनाएं देखेंगे, नीति, काव्य परंपरा और रहीम। ठीक, भाव पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत अनुभूति, प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति देखेंगे। नीति देखेंगे, भक्ति देखेंगे, श्रृंगार तथा अन्य रस देखेंगे, प्रकृति। ठीक, फिर अभिव्यक्ति कौशल देखेंगे, जिसके अंतर्गत काव्य भाषा तथा शैली देखेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे, कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति देखेंगे। साथ में अलंकार तथा छंद का भी चर्चा किया जाएगा। आदान प्रदान देखते हुए मूल्यांकन करेंगे। कुछ पदों का संदर्भ सहित व्याख्या कर हम लोग व्याख्या करना सीखेंगे। शब्दावली देखेंगे। सारांश देखते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। फिर बोध प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक, चलिए उद्देश्य पर हम लोग सर्वप्रथम चलते हैं। उद्देश्य कि इस इकाई को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप रहीम के व्यक्तित्व, जीवन और युग को जान सकेंगे। रहीम की काव्य कृतियों तथा उनकी विषय वस्तु का अध्ययन कर सकेंगे। नीति, काव्य परंपरा तथा रहीम के योगदान को जान सकेंगे। रहीम के काव्य के विविध रूप समझ सकेंगे और रहीम काव्य के अभिव्यक्ति कौशल का निरूपण कर सकेंगे। ठीक, चलिए भूमिका देखते हैं, अर्थात प्रस्तावना। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे रहीम। इस इकाई में आप हिंदी को राज सम्मान दिलाने वाले तथा हिंदी सेवी कवियों में उच्चतम स्थान रखने वाले अब्दुल रहीम खाना के जीवन, व्यक्तित्व, युग तथा काव्य का अध्ययन करेंगे। नीति काव्य परंपरा में रहीम अद्वितीय कवि माने जाते हैं, परंतु नीति के साथ साथ भक्ति, श्रृंगार तथा प्रकृति का भी सहज, सरल तथा प्रभावी वर्णन करने वाले जन कवि रहीम चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। कवि, विद्वान, कला पारखी तथा बहुभाषीविद रहीम की इस काव्य प्रतिभा के अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष का अनुशीलन इस इकाई में किया गया है। ठीक, रहीम का जीवन वृत्त। रहीम का जीवन वृत्त देखिए। रहीम का जन्म रहीम का जन्म गुरुवार 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम था अतालिक बैरम खाना, जो कि साम्राज्य के भक्त तथा हुमायूं के अंतरंग मित्र थे। ठीक, हुमायूं के मित्र थे। स्वभाव से कवि, कर्म से योद्धा तथा बुद्धि से दूरदर्शी बैरम खान ने ही बाबर के मुगल साम्राज्य को विस्तृत करते हुए दृढ़ता प्रदान की थी। बादशाह हुमायूं की मृत्यु के समय जलालुद्दीन अकबर की आयु लगभग
13-14 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में रहीम के पिता बैरम खान 4 वर्ष तक बादशाह अकबर के शिक्षक मतलब अतालिक रहे। स्पष्ट है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने ही अपनी बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता, राजनीतिक निपुणता तथा शौर्य से कुछ काल तक अप्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन चलाया तथा अकबर को एक आदर्श शासक के रूप तक पहुंचाया। कहा जाता है कि बैरम खान की बहुत सी रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में अपने मित्र हुमायूं की इच्छा से विवाह किया। 60 वर्ष की अवस्था में अपने मित्र हुमायूं की इच्छा से विवाह किया। बैरम खान ने यह विवाह जमींदार जमाल खां मेवाती की सुंदरी एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम से किया और यही सुल्ताना बेगम रहीम की मां बनी, जिन्होंने लाहौर में उन्हें जन्म दिया। रहीम के पिता गुण संपन्न व्यक्ति थे। रहीम के पिता गुण संपन्न व्यक्ति थे। उनके ही गुण रहीम को विरासत में मिले थे। पिता बैरम खां द्वारा दिया गया अब्दुल रहीम नाम धीरे धीरे अब्दुल रहीम बन गया तथा कविता में आकर यह रहीम अर्थात रहीमन के रूप में प्रयुक्त होने लगा। राजाधिराज या राजाओं के राजा को खान खाना कहा जाता था और रहीम के पिता बैरम खां को यह उपाधि अपने शौर्य प्रदर्शन के कारण प्राप्त हुई थी। इसी शौर्य प्रदर्शन के कारण यह उपाधि आगे चलकर रहीम को भी दी गई। इसी प्रकार इनके नाम से पहले मिर्जा तथा नवाब शब्द भी जोड़े जाते रहे हैं, किंतु प्रचलन में रहीम ही अधिक रहा। रहीम का लालन पालन बहुत लाड प्यार से किया गया, किंतु लगभग 4 वर्ष बाद 31 जनवरी सन 1560 को अफगानों द्वारा पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई और फिर उन्हें बैरम खां के स्वामी भक्त सरदार द्वारा मतलब अकबर के दरबार में पहुंचा दिया गया। यहीं इस होनहार बालक का पालन पोषण हुआ। अकबर ने इनकी माता से विवाह कर लिया तथा इन्हें पुत्र की तरह पाला। बादशाह अकबर इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। यही रहीम ने अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। ठीक, रहीम की भाषाओं में इन तीनों भाषाओं का कौशल तथा बचपन में पढ़ी अकबर की राष्ट्रीय धर्म नीति और राजनीति की गहरी छाप देखने को मिलती है। रहीम को संस्कृत तथा हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। उनमें भाषाओं को जानने की जिज्ञासा प्रबल थे, किंतु हिंदी के प्रति अपरिमेय स्नेह था। यह भी कहा जाता है कि रहीम विश्व की अनेक प्रसिद्ध भाषाओं में बातचीत कर सकते थे। रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महावान से संपन्न कराके अकबर ने लंबे समय की शत्रुता समाप्त कर दी। इसी बेगम से उन्हें 3 पुत्र 2 पुत्रियां हुईं। दुर्भाग्य यह रहा कि एक जाना बेगम को छोड़कर शेष सभी बच्चे उनके सामने ही चल बसे। कुशाग्र बुद्धि रहीम अकबर के विश्वास पात्र सेनापति थे। उन्होंने कई विद्रोह कुचले तथा अपनी दक्षता सिद्ध की। वे सूबेदार मीर अर्ज जो जनता की शिकायतें तथा अर्जियां सम्राट तक
क्या कर शाही निर्णय से जनता को अवगत कराता है, उसे मीर अर्ज कहा जाता था। तथा अतावेगी मतलब शाही घोड़ों की व्यवस्था तथा अस्तबल की देखरेख करने वाला खास विश्वास पात्र के पदों पर भी रहे। पिता बैरम खां की उपाधि खान खाना उन्हें मिली। मुगल दरबार का उच्चतम पद वकील मुतलक उन्हें मिला। तुझके बाबरी का अनुवाद भी उन्होंने किया। तुझके बाबरी का अनुवाद भी उन्होंने किया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासन पर बैठा और उसने रहीम को 10 लाख की राशि, 12,000 सवार तथा सर्वोत्तम घोड़ा दिया। नूरजहां की नीति के शिकार रहीम भी हुए। परिणामतः शाहजहां का पक्ष लेने पर इन्हें जागीर ने राजद्रोही घोषित किया, परंतु अंततः जहांगीर की गलतफहमी दूर हुई। रहीम पुनः सम्मानित हुए। ठीक, जहांगीर जीवन की दौड़ धूप, 4 वीर पुत्रों की मृत्यु, पीड़ा, मासूम पौत्रों की हत्या जैसी घटनाओं ने रहीम को अस्वस्थ बना दिया। परिणामतः दिल्ली आकर 1627 में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। गंग इस कवि की दान वीरता पर लिखते हैं, जो अकबर के दरबारी कवि गंग थे वो लिखते हैं, सीखे का नवाब जूझ ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों तो नीचे नैन। स्पष्ट है कि सहिष्णुता, अनुभव संपन्नता तथा दूरदर्शिता से साहित्य और जनजीवन में रस घोलने वाला यह कूटनीतिज्ञ तथा सरल व्यक्ति अपने आप में एक ही था। रचना व्यक्तित्व हिंदू परंपराओं रचनाकार व्यक्तित्व हिंदू परंपराओं, रीति रिवाजों, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य के प्रति गहरी आस्था रखने वाले मुसलमान कवि रहीम की निष्ठा ने हिंदी समाज को जिस रूप में सिंचित किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रहीम कला के सच्चे पारखी और कवियों के कल्पतरु थे। व्यक्तित्व की दृढ़ता उनके सेनापतित्व की सूचक है तो स्वभाव की कोमलता उनके कवि रूप की। व्यवहार कुशल रहीम का व्यक्तित्व मानवीय गुणों से ओतप्रोत था ही दायित्व के निर्वाह में भी खरा उतरता था। युद्धवीर तथा दानवीर रहीम दूरदर्शी भी थे और कूटनीतिज्ञ दांव पेचों में सिद्धहस्त भी। लोक जीवन की क्रियात्मक अनुभव बटोरकर काव्य पाठकों के समक्ष रत्नों की तरह बिखेरे देने वाला यह महान व्यक्ति विविध भाषाओं का प्रकांड ज्ञाता भी था। यही कारण है कि अनुभूति तथा अभिव्यक्ति में वह भक्त कवि सूर तुलसी तथा रसखान के समकक्ष आ खड़ा होता है। अतः कह सकते हैं कि सेनापति, राजा, भक्त, कवि, भाषाविद्य, ज्योतिष, दानवीर, समाज सुधारक तथा नीतिकार की भूमिकाएं एक साथ निभाने वाला यह रचनाकार अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। रहीम और उनकी रचनाएं रहीम के नाम से उपलब्ध होने वाली संपूर्ण प्रकाशित कृतियां कुल 6 हैं। पहला दोहावली, दूसरा नगर शोभा, तीसरा भैरव नायिका वेद, चौथा भक्ति परक भैरव,
5वां श्रृंगार सोरठा श्रृंगार सोरठा। 8वां और छठा मदनाष्टक मदनाष्टक। इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर पद, कुछ संस्कृत के श्लोक जिन्हें खेट कौतुक जातकम के नाम से भी जाना जाता है उपलब्ध है। इनकी वाक्तया बाबरी फारसी दीवान नामक 2 अन्य कृतियों की चर्चा भी मिलती है, किंतु ये उपलब्ध नहीं हैं। इन कृतियों में दोहावली, जिसमें 299 दोहों वाली नीति काव्य की प्रसिद्ध कृति है, जो ठीक, जिसमें रहीम और रहीमन के नाम की छाप मिलती है। नगर शोभा श्रृंगार की कृति है, जिसमें 142 दोहे हैं। इसमें नायिकाओं का वर्णन और व्यवसाय के आधार पर वर्णन है, ठीक, नायिकाओं के। 119 दोहों की प्रसिद्ध कृति 119 दोहों की प्रसिद्ध कृति भैरव नायिका भेद रहीम की खास पहचान बनाती है। भैरव छंद के जनक रहीम ने इसमें नायिका भेद की परंपरा का निर्वाह किया। भक्ति परक भैरव में गणेश, सूर्य, महादेव, कृष्ण, राम तथा हनुमान आदि की वंदना, श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, भक्ति, भ्रमर गीत, प्रसंग तथा वैराग्य आदि से संबंधित 105 छंद हैं। इसकी भाषा भी प्रौढ़ और कलात्मक है। श्रृंगार सोरठा के नाम से केवल 6 छंद उपलब्ध हैं। रहीमन ग्रंथनावली में प्रकाशित हैं। जनभाषा फारसी तथा अन्य देशी भाषाओं के मिश्रण से बनने वाली उर्दू तथा रेखता भाषा, उर्दू तथा या रेखता मतलब जिसमें सभी भाषाओं को खिचड़ी था जनभाषाओं में, ठीक, जनभाषा फारसी उर्सी का ज़्यादा प्रभाव था उस पर, उसको रेखता कहा जाता था, उर्दू मिश्रित भाषा, ठीक, रेखता या उर्दू, ठीक। भाषा में कवि ने मदनाष्टक लिखा है। मालिनी छंद में लिखी इस कृति में 8 छंद हैं, जिसमें मुरली, प्रभाव, गोपी प्रेम, कृष्ण रूप माधुरी तथा गोपी कृष्ण मिलन की आतुरता आदि का मार्मिक वर्णन है। इस प्रकार कुछ यत्र तत्र संग्रहों में मिलने वाले फुटकर छंद, जिसमें सवैया, घनाक्षरी, भैरव, मालिनी, कवित्त आदि भी उपलब्ध हैं। ब्रज भाषा पर कवि का पूरा अधिकार था ही, अवधि पर भी अच्छा दखल था। मधुर भावों की अभिव्यक्ति करने वाले इस बहुभाषाविद ने फारसी में स्थित संस्कृत के भी कुछ श्लोक लिखे, जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों तथा ज्योतिष विज्ञान आदि का विवेचन भी मिलता है। ये समग्र कृतियाँ तथा तुर्क में जन्मे इस मुस्लिम भक्त कवि की चेतना, भावना का पूर्ण समर्पण और लोक जीवन का सफल एवं समर्थ स्पर्श उन्हें पूर्णतः भारतीय आत्मा सिद्ध करते हैं। नीति काव्य परंपरा और रहीम। नीति काव्य परंपरा और रहीम भारतीय साहित्य में अत्यंत प्राचीन काल से प्रयुक्त होने वाला नीति शब्द नी धातु में तित्तन प्रत्यय लगने से बना है। ऋग्वेद से लेकर लौकिक, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत आदि भाषाओं में प्रयुक्त होता हुआ यह शब्द हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी उसी रूप तथा अर्थ में प्रयोग होता आ रहा है, जिसका तात्पर्य है ऐसा मार्ग जिस पर हम बिना किसी प्राणी का आहत किए आगे बढ़ते रहें और अपना हित सिद्ध कर सकें, ठीक। कोशकारों ने नीति के 30 से अधिक अर्थ किए हैं, परंतु जीवन के व्यवहारिक ज्ञान तथा सफल जीवन यापन की कला का अर्थ ही सर्वोपयुक्त है। नीति अर्थात ऐसी रीति या कला जिस पर आचरण करके जीवन में सफलता मिलती है। नीति के कई भेद किए जा सकते हैं। विषय के आधार पर यह अर्थनीति, शिक्षा नीति,
विज्ञान नीति, व्यापार नीति, प्रशासन नीति तथा युद्ध नीति आदि भी हो सकती है। इसी प्रकार बाल नीति, पुत्र नीति, पिता नीति, स्वामी नीति, सखा नीति आदि भेद किए जा सकते हैं। अतः नीति का एक पक्ष तो मार्ग निर्धारण या चिंतन का है तथा दूसरा पक्ष आचरण और अभ्यास का है। आचरण और अभ्यास का है। नीति और नीति काव्य मानव जीवन के लिए परम उपयोगी और परम आवश्यक होते हैं। यही कारण है कि वैदिक युग से नीति काव्य की यह परंपरा निरंतर जीवंत और प्रवाहमान है। वैदिक साहित्य, दर्शन ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण ग्रंथ तथा संस्कृत साहित्य में पर्याप्त मात्रा में नीति साहित्य देखने को मिलता है। यही इसके पश्चात पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर हिंदी के आदिकाल तक भी यह काव्य धारा इसी प्रकार जीवित रही। इसमें संदेह नहीं है कि संस्कृत का अधिकांश साहित्य नीति का भंडार है। ठीक, हितोपदेश तो पूरा नीति का ही एकदम समझ लीजिए है। ठीक, परंतु आदिकाल में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का, जगनी के आलाखंड तथा विशल देवरासो का नीति काव्य मात्रा में कम होकर भी संपूर्ण नीति साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार भक्ति काल में कबीर, पूर्व युग में जयदेव, वैड़ी, नामदेव तथा स्वामी रामानंद जैसे नीति कवि प्रमुख थे। कबीर का नीति साहित्य तो जगत प्रसिद्ध है ही। कबीर के नीति काव्य का विचार पक्ष कितना प्रौढ़ है, उदाहरण देखिए। कबीर कहते हैं, भय बिनु भाव न उपजय, भाव बिना नहीं प्रीति, जब हृदय सो भय गया, मिटी सकल रस रीति। साईं तना दीजिए जा में कुटुम समाई, मैं भी भूखो ना रहो, साधु न भूखो जाई। इसी प्रकार रैदास गुरु, नानक देव, संत फरीब, मुलकदास, चरणदास, पलुट, रज्जब जैसे संतों ने भी मानवतावादी नीति धारा को गति दी। संतों के साथ ही सूफी साधकों में मौलाना और दाऊद कुतुब्बन जैसी, मंजन, उस्मान आदि भी ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने अपने नीति ज्ञान से समय समय पर अवगत कराया। कुछ उदाहरण दिष्टव्य हैं, देखिए। रैदास कहते हैं, बाभन बसय शूद्र अरुख ख्याति, डोम चंडाल मलेच्छ किन सोई, होई पुनित भगवंत भजन ते आड़ू तारी तरह कुलदोई। ठीक, गुरु नानक देव कहते हैं, जागे रे जिन जागना, अब जागने की बारी, फेरी किया जागे नानका, जब सो पाम पसारी। जैसे भी कहते हैं, हो छे जानी के काहू ही, जन कोई गर्भ करे, हो छे ऊपर देऊ है, जीत पत्र तेई देई। ठीक, सूफी काव्य धारा तथा प्रवाहमान नीति काव्य की यह धारा असूफी प्रेम काव्य, ढोला मारू दुहा तथा माधवानल काम कवला जैसे प्रेमाख्यान काव्य को भी सिंचित रही है।
रही। इसके पश्चात मध्ययुगीन राम भक्त तथा कृष्ण भक्त कवियों ने आध्यात्मिक नीति के साथ साथ व्यवहारिक नीति को अपनाते हुए काव्य विषयों में क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा किया। क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले इन कवियों में तुलसी प्रमुख रहे हैं। अन्य कवियों में गंग, नरहरि, बीरबल, टोडरमल, ठीक, तथा रहीम आदि इस दिशा में उच्च अधिकारी सिद्ध हुए हैं। ठीक, जिस प्रकार तुलसी अपने युग की सभी शक्तियों में काव्य सृजन कर रहे थे, उसी प्रकार रहीम ने भी युगीन समस्त विषयों को कविता का आधार बनाया। ज्योतिष, भक्ति, श्रृंगार, नायिका वर्णन, नीति तथा प्रकृति आदि सभी विषयों में रहीम की पर्वतोन्मुखी प्रतिभा उन्हें तुलसी के समक्ष ठहराती है। वास्तव में रहीम और तुलसी एक ही युग के दो युग पुरुष कहे जा सकते हैं। नीति की दृष्टि से तुलसी ने आध्यात्म नीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, सामान्य नीति तथा राजनीति का विस्तार से वर्णन किया है। एक सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है, जहाँ रामचरितमानस के अयोध्या कांड में सती सीता पति पत्नी के संबंधों को व्याख्यायित करती है। देखिए, मातृपिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुझादाई, सनु धुनु धर्मु धरनी पुरराजू, पति विहीन सबु शोक समाजू, भोग रोग संभूषण भारन, जम जातना सरसी संसारन, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। स्पष्ट है कि तुलसी के काव्य में नीति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाण स्वरूप दिए जा सकते हैं, जिसमें तुलसी का महान तथा प्रौढ़ विचार पक्ष प्रभावित करता है। राम भक्त कवियों में केशव का नीति काव्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काव्य मतलब कृष्ण काव्य कवियों में यह नीति परंपरा सूरदास, नंददास, मीरा तथा रसखान के काव्य में भी प्रवाहमान है। इसके अतिरिक्त श्री भट्ट, हरिदास, ध्रुवदास, साईदास, व्यास आदि कवियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। कुछ उदाहरण देखिए। सूरदास का पहला उदाहरण लेते हैं। गुरु बिन ऐसी कौन करे, भव सागर ते बुढ़त राख दीपक हाथ धरे। ठीक, नंददास कहते हैं, रसहूँ लगी कल सतसौ, कलहन की जय काऊ, का नहीं जो ऊनौ करे, सो सोनौ जरी जाऊ। ठीक, मीरा कहती हैं, कोयल कागा एक सरीसा, कोयल किसको कहिए रे, कोयल पढ़ तो जब ही जाना, मीठा वचन सुगढ़ ये रे। रसखान कहते हैं, दंपति सुख यरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान, इन तय पर अखा व्याखानीय ये शुद्ध प्रेम रसखानी। ठीक, इसके अतिरिक्त अकबर दरबार के पदाधिकारी कवियों ने नीति काव्य परंपरा में अपना महान योगदान दिया ही है, जिसमें नरहरि, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन आदि की चर्चा की जा चुकी है। इसमें गंग का नीति काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अनुभव की विशालता, ज्ञान और प्रतिभा के योग से उससे विशिष्ट बना देती है। देखिए गंग की एक उदाहरण पद। गंग की, लहसुन गांठ कपूर के नीर में, 1250 धोई मंगाई, केसर के पुट दय दय कै भेरी, सुचंदन वृक्ष की छां सुखाई,
मोगरे मगहं खपेरी धरी गंग बांस सुबासन आवे न आई। यही नीच को ऊंच की संगति कोटि करव पे कुटवे न जाई। भक्ति काल के बाद अगर ऋतिकालीन कविता पर नजर डाले तो नीति काव्य परंपरा किसी न किसी रूप में वहां भी विद्यमान रही है। वृंद तथा गिरधर कवि ने पर्याप्त नीति काव्य निर्मित किया है। यह आप अपने आप में प्रेरणा स्रोत भी बना है। नीति काव्य की इस पूरी परंपरा को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन नीति काव्य के सम्राट रहीम ही है। हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन नीति काव्य के सम्राट रहीम ही हैं। संस्कृत के नीति साहित्य में जो स्थान भर्तृहरि को प्राप्त है, हिंदी में रहीम उसी स्थान के अधिकारी कहे जा सकते हैं। ठीक, भर्तृहरि। एक नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, जिनमें से सही कथन और कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। आप सही वाले को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रहीम का जन्म किस सन में हुआ था? 1652 में, 1520 में, 1556 ईस्वी में। ठीक, रहीम को 10 लाख रुपए, 12,000 सवार और सर्वोत्तम घोड़ा किसने दिया था? बादशाह अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। रहीम को राजद्रोही घोषित करने वाले बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। रहीम की जीवन यात्रा किस सन में समाप्त हुई? सन मतलब कब रहीम का निधन हुआ? 1627 में, 1599 ईस्वी में या 1630 ईस्वी में। ठीक, चलिए रहीम का भाव पक्ष देखते हैं। रहीम का भाव पक्ष, किसी घटना, विचार, वस्तु अथवा दृश्य विधान को देखकर हमारी चेतना पर जो प्रतिक्रिया होती रहती है वही अनुभूति कहलाती है। यह अनुभूति जितनी तीव्र होती है, अभिव्यक्ति उतनी ही समर्थ होती है। इस भाग में रहीम के अनुभूति जन्य भावों की विवेचना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। किसी घटना, विचार, वस्तु अथवा दृश्य विधान को देखकर हमारी चेतना पर जो प्रतिक्रिया होती है प्रतिक्रिया होती रहती है वही अनुभूति कहलाती है। ठीक, यह अनुभूति जितनी तीव्र होती है, अभिव्यक्ति उतनी ही समर्थ होती है। ठीक, अनुभूति, प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अनुभूति, प्रक्रिया और लोक जीवन की अभिव्यक्ति। ठीक, रहीम स्वभाव से ही भावुक थे। किसी पर भी प्रसन्न होकर उसे लाखों के पुरस्कार दे देना, निर्धन की दीनता देखकर आर्द्र होना या करुणा से भर जाना, वीरता या मित्रता को सही अर्थों में पहचानना, उसकी सराहना या निंदा करना, सौंदर्य पर रीझ उठना, कला और प्रवृत्ति पर मोहित हो जाना, उनकी इस मनोवृत्ति के सूचक हैं। अपने समय को पहचानने और दूर दृष्टि से भविष्य को आंकने वाले इस कलाकार की काव्य भूमि का प्रयोग प्रमुख तत्व था। युगीन जीवन और समाज अपने नेत्र दीपकों से बाहर और भीतर के राग अनुराग को देखा, विचारा तथा ध्वनि, वर्ण और शब्दों को स्वर एवं लय में पिरोकर भाषिक आवरण में बांध दिया। संवेदनाओं को मन और चिंतन की भट्टी में तपाकर काव्य के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। भाव ने उसे कविता का रूप दिया और सामाजिक चेतना ने उसे नीति की उपादेयता दे डाली। परिणामतः अनुभूति विधान के अद्भुत उदाहरण साकार हो गए।
समय और स्थिति को सूक्ष्मता से देखने और भोगने वाले कवि की पकड़ जितनी मजबूत और गहरी है, इस उदाहरण से देखा जा सकता है। देखिए रहीमदास जी का यह पद। जी अंचल दीपक दर धरयो, हन्यो सो ताहि गात, रही मन असमय के परे, मित्र शत्रु होवे जात, जो रही मन दीपक दसाती, राखत पेट पट ओट, समय परे ते होत है वाही पट की चोट। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी इच्छा है तो कभी अच्छा है तो कभी बुरा भी। ठीक, यही नहीं, रहीम ने यह भी देखा कि जो कभी मित्र है वह शत्रु हो सकता है। इसलिए कहा कि समय एक सा नहीं रहता। कभी नारी को आंचल में दीपक छिपा कर ले जाते देखता है, नारी को आंचल में दीपक छिपा कर ले जाते देखता है। रात्रि में दीपक की उपयोगिता और आवश्यकता उसे तुच्छकार के जीवित रखती है। आंचल की ओट उसे बुझाने से बचाती है और प्रायः होते ही वही नारी उसी आंचल के तेज झटके से उसे बुझा देती है। कल का रक्षक ही काज सरे कछु और। जीवन को नज़दीक से देखने वाला व्यक्ति प्रत्येक घटना से कैसे कैसे निष्कर्ष निकालता है, रहीम की अनुभूति इसका प्रबल प्रमाण है। एक उदाहरण और देखिए, अन्य उदाहरण। रही मन अंसुआ नयन ढरी, जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे हते कसन भेद कही देई। रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया और विभीषण ने सारा भेद कह डाला। रहीम ने देखा व्यक्ति के दुख और उसकी पीड़ा का भेद खोलने वाले आंसू ही है, अर्थात आंसू को यहाँ विभीषण कहा गया है। इस सूक्ष्म दृष्टा कवि ने अपनी तरल अनुभूति से कितना सार्वभौमिक तथ्य उजागर किया है। समाज, समूह, जाति, देश, व्यक्ति तथा राष्ट्र सभी के लिए यह सत्य कितना महत्वपूर्ण है। लोक भूमि की गंध और प्रकृति की सुगंधित श्वास में कवि कितना डूबा हुआ है। एक एक दोहा इसका साक्षी है। नीचे की संगीत बहुत बुरी है, भले ही आप कितने भी अच्छा हों, फिर भी नीचे के साथ से अवश्य बचिए, नीचे के साथ से अवश्य बचिए। शराबी कितना ही भला या अच्छा बने जाए और भले ही वह दूध जैसा अमृत भी हाथ में ले जा रहा हो, लोग यही समझेंगे कि वह शराब ले जा रहा है। रही मन नीचे संग बसी, लगत कलंकन काही, दूध कर कलारिन हाथ लखी, मद समझो ही सब ताही। अब हम रहीम की काव्य भूमि के उन प्रमुख पक्षों की चर्चा करेंगे जिनके कारण उनकी सर्वोन्मुखी तथा वैविध्यमयी दृष्टि का परिचय मिलता है। नीति सत्य और शिव की कल्याणमयी प्रतिभा को प्रतिष्ठित करने वाले नीति धर्म की आधार शक्ति मानी जाती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रौढ़ विचार पक्ष तथा प्रबल और मूल्यों वाली नीति साधारण मानव जीवन को प्रत्येक दिशा में प्रगति पर ले जाती है। महाकवि रहीमदास के नीति काव्य के विषय भी जीवन की विविधताओं की तरह अनंत है। उनमें व्यवहारिकता और गंभीरता एक साथ मिलती है। कवि ने एक स्थान पर शरीर की सर्वभंगुरता को रेत की गठरी से आंका। रही मन ठठरी धूरी की, रही पवन ते पूरी, गांठ युक्ति की खुल गई, अनंत धूरी की धूरी। रहीम ने जीवन की असारता के साथ साथ प्रेम की
कलुषता, अस्थिरता तथा वैभव विलास के प्रति उदासीनता आदि आदि भावों को भी उभारा है। तो ईश्वर, धर्म, आचार विचार, लोक व्यवहार, संत, गुरु, माया, मान अपमान, प्रेम, संतोष, परोपकार, नियति, त्याग, मर्यादा, राज, कर्तव्य आदि विषयों पर भी अनूठे नीति वचन कहे हैं। कहीं वे मानव प्रकृति की बात करते हैं। देखिए, जो रही मन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। तो कहीं उपकार के विषय में सुंदर सादृश्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे मेहंदी लगाने वाले के अपने हाथ लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार उपकार करने वाले का भी अपना भला पहले होता है। प्रेम के विषय में उनके अपने ही सिद्धांत और मानदंड हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े गांठ परी जाए। अनुभव रस से रहीम की नीति ने प्रभावशाली रूप ग्रहण किया है। यथा, देखिए एक उदाहरण, रही मन चुप होवें, बैठी देख दीनन को फेर, जब नीके दिन आही है, बनत न लगी हैं बेर। फिर सभी दुखों और कष्टों का एक ही रामबाण इलाज है संतोष। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे ही सहन साह। ठीक इस प्रकार निर्धनता, अभिमान, चिंता, कुसंगति, नीचता, याचकता, कपट, स्वार्थ, आत्म प्रशंसा, चापलूसी आदि बहुत से संदर्भों को भी कवि अपनी पैनी दृष्टि और लेखनी का निशाना बनाता है। कुछ उदाहरण देखिए। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सकै बचाए। खीरा सिर ते काटिए, मलिन लोय लगाए, रही मन करबे मुखन, को चाहियत यही सजाए। ठीक, अर्थात निज संपत्ति के बिना कोई भी सगा संबंधी या सहायक नहीं होता है। बेटा, बाप, माँ, भाई, पत्नी सभी पैसे के संबंध हैं। जैसे सब कुछ होने पर भी बिना पानी के कमल को सूर्य नहीं बचा सकता। दूसरे उदाहरण में खीरे का स्वभाव कड़वा होता है। ठीक, उसका मुख मर्दन पर नमक डाल ला जाता है और कड़वा खत्म कर दी जाती है। रहीम का सुंदर सादृश्य है कड़वे मुख वालों के साथ यही व्यवहार उचित। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मर्यादा उत्तम चरित्र का आभूषण है। जीवन को अंधियारे से बाहर निकाल उजाले में ले जाने वाली ज्योति है मर्यादा, उसका वजन और पहचान है। इसी की प्रेरणा से मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। व्यक्ति का मान सम्मान ही उसका वजन और पहचान है। इसलिए रहीम ने अलंकारिक शैली में पानी शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, पानी के यहाँ 3 अर्थ है। ठीक, पहला अर्थ है आभा अर्थात चमक, जो मोती के संदर्भ में है। दूसरा अर्थ है इज्जत, मान, जो मनुष्य के संदर्भ में है। और तीसरा अर्थ है जल या पानी जो आटे के संदर्भ में है। ठीक, चलिए, इसलिए रहीम कहते हैं पानी अर्थात मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। बिना पानी के तीनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक,
अतः धर्म नीति, अर्थ नीति, काम नीति और मोक्ष नीति के साथ अन्य सभी विषयों का रहीम ने अत्यंत समृद्ध निरूपण किया है। सरस अनुभूति और लौकिक अनुभव की विशालता उन्हें किसी वर्ग विशेष में नहीं रहने देते हैं और वे नीति काव्य के एक नवीन दिशा देते हुए प्रत्येक श्रेणी के लोक हृदय को छू लेते हैं। सरलता, स्वाभाविकता और मार्मिकता ही रहीम की लोकप्रियता का कारण बनी है। ठीक, भक्ति देखिए, हिंदी साहित्य के लिए अकबर काल वरदान सिद्ध हुआ था। सगुण भक्ति की वह धारा जिसके प्रवाह में उस युग का हिंदू समाज बड़े वेग से बह रहा था, अकबर की उदार धर्म नीति की ही देन थी। धर्म, भक्ति, कला, दर्शन, संस्कृति तथा भक्ति भावना की सूर तुलसी जैसी महान विभूतियां जिस युग में अपना वैभव बिखेर रही थी, रहीम का जन्म भी उसी स्वर्णिम समय में हुआ था। रहीम के हृदय में भी वैष्णव भक्ति का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। दरबारी वातावरण में रहकर भी कवि ने श्रद्धापूर्वक भक्ति और भगवान का गुणगान किया तथा भैरव, दोहे, सोठे, सवये आदि के माध्यम से सभी प्रमुख भक्ति स्रोतों का परिचय दिया। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, गंगा, हनुमान, सरस्वती आदि की वंदना कवि ने तन्मयता से की है। ईश्वर में कवि का अटल और अटूट विश्वास है। देखिए रहीमदास जी कहते हैं, समय दशा कुल देखी कै सबय करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। ठीक, धर्मनिरपेक्षता के वर्तमान युग में रहीम के भक्ति काव्य का अपार महत्व है। नीति और भक्ति का अद्भुत मिश्रण कवि की प्रतिभा का परिचायक है। कवि राम और कृष्ण जैसे इष्ट देवों के होते हुए पूर्णतः निश्चिंत है। ज्वारी, चोर या लबार, लाचार मतलब ठग उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सबकी पता मतलब खबर रखने वाला भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। देखिए वो कहते हैं श्री कृष्ण से संबंधित एक दुआ, रहीमन को का करे ज्वारी चोर लबार, जो पतरा कतहार है माखर चाखन हार। ठीक, क्या बात है। रहीम अपने अवगुण अर्थात अकरुण तत्व मतलब पसारता, बुद्धिहीनता मतलब पशुता, अकुलानिता मतलब जातीयता का हवाला कैसे अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं कि ईश्वर उनका उद्धार करने से बच भी नहीं सकते। देखिए, मुनि नारी पाषाण ही कपि पशु गुहुन मातंग, तीनों तारे राम जो तीनों मेरे अंग। ठीक, भगवान राम ने पत्थर अर्थात पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया, हनुमान वानरों का उद्धार किया तथा अकुलीन निषाद राज का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया। फिर भला कवि के भीतर बसे इन तीनों अवगुणों से मुक्ति कैसे नहीं होगी। रहीम किसी संप्रदाय विशेष में बढ़कर कविता नहीं करते, किंतु फिर भी उनके काव्य में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, सूफी भक्ति यहाँ तक कि सख्यदास शांत श्रृंगार भक्ति के दर्शन भी होते हैं। कवि भक्ति के प्रकारों में कवि ने कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन तथा गुण कथन आदि का वर्णन भी पूरे मनोयोग के साथ किया है। देखिए स्मरण की एक दृष्टांत उदाहरण, स्मरण भक्ति की। तेरहि मन आपुनो कीनो चारु चकोर, निसि बसार लाग्यो रहे कृष्ण चंद्र की को ओर। ठीक, गुण कथन में देखिए, जे गरीब पर हित करे तेरही में बड़ लोग, का सुदामा बापुरो कृष्ण मितई जोग। ठीक, बंधन देखिए, चरण बंधन। पुन बंद गुरु के पद
जल जात। जिहि प्रताप में ते मन के तिमिर बिलात। ध्यान देखिए, ध्यान भक्ति की। ध्याहूं सोत विमोचन गिर जाइस, नागर भरन त्रिलोचन सुरसरी शीस। ठीक, यही नहीं, उस आदि रूप की परम ज्योति तो घट घट में समाई हुई है। उसके साक्षात्कार का अत्यंत आनंद अवर्णनीय है। ठीक, आत्मा परमात्मा के इस रहस्यमय अमर मिलन के सुख को कौन बखान सकता है। जो इस रहस्य को जानता है वह कह नहीं सकता, और जो कहता फिरता है वह इस सत्य को जानता नहीं है। कैसी विवशता है, आंखों ने देखा है पर वे बयान नहीं कर सकती, और जिह्वा ने व्याख्यान करती हैं तो उसने देखा नहीं है। देखिए, कहते रही मन बात अगम की, कहत सुनत की नाही, जे जाग जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। ठीक, वह ब्रह्म विराट है, सीमा से परे है। वही जीव जगत का मूलाधार है। विनयशील और गूढ़ग्राही कवि का कथन है कि भक्ति मार्ग अत्यंत सुलभ और सुंदर है। अपने अहम की बलि देकर द्वैत को मिटा देना ही प्रकाश की पुण्य प्राप्ति करना है। इस प्रेमा भक्ति का तो पथ इतना सकरा है कि निज तत्व को तज कर ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। स्नेह और ज्योति की प्राप्ति के लिए अशुद्धता और अंधकार को तजना मतलब त्यागना अनिवार्य है। देखिए, रही मन गली है, सांकरी दूजो ना ठहरारी, आप अहें तो हरि नहीं, हरि तो आप ही नहीं। ठीक, रहीमन गली है सांकरी दूजो ना ठहरारी, आप अहें तो हरि नहीं, हरि तो आप नहीं। और जिस भक्त के नेत्रों में मन प्राण और भावों में उस परम प्रभु की सौंदर्य आभा समा गई हो, उसे समग्र सांसारिक रूप और सौंदर्य अस्तित्वहीन लगते हैं। रहीम की लौकिक पकड़ से आभा सादृश्य इस युक्ति को कितना सार्थक बना देता है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इस प्रकार करुणानिधि भक्त वत्सल और दीन बंधु के प्रति कवि का अन्य स्नेह है। कवि ने साधिकार भगवान पर मीठा व्यंग भी कर देते हैं, तो कहीं उन्हें उपालंब देते हैं। अपनी दीनता और भक्ति की याचना करते हुए ईश्वर को उसकी प्रभुता का स्मरण करा देना कवि की बौद्धिकता युक्ति का परिचायक है। तेरोई कहायक कै रहीम कहें दिन बंधु, आपनी विपत्ति जाए काके द्वार कहीं भी। जीव का हमारी जो पे औरन के कर डारो, ब्रज के बिहारी तो तिहारी कहाँ साहिबी। ठीक, अगर अपनी विपत्ति किसी अन्य के आगे जाकर कहूँ या मेरी जीविका का दायित्व किसी और के हाथ में सौंप दिया तो हे प्रभु तुम्हें क्यों कर भगवान मानूं, हाथ जोड़कर क्यों तुम्हें भगवान मानूं। फिर भला तुम काहे के साहिब ठहरे। ये भक्त की चुनौती है जो भगवान को नंगे पांव दौड़ते चले आने पर मजबूर कर देती है। स्पष्ट है कि रहीम का काव्य भक्त हृदय की ही सृष्टि है। युगीन भावनाओं को उन्होंने श्रद्धा सहित स्वीकार किया और नीति की लोक उपयोगी धारा में भक्ति को मिश्रित कर डाला। भक्ति की दृष्टि से वे सूर्य और तुलसी से किसी भी अर्थ में कम नहीं ठहरते। भक्ति की महत्ता, भक्ति की दीनता, धार्मिक उदारता,
तथा एक के भावना, हृदयगत विशालता, ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति तथा श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का अद्भुत मिश्रण सभी दृष्टियों से रहीम उच्च और श्रेष्ठ हैं। श्रृंगार तथा अन्य रस्य, देखिए रहीम के काव्य में श्रृंगार तथा अन्य रस्य। रहीम रसिक हृदय तो थे ही, अतः स्वाभाविक है कि नीति के साथ प्रीति और सौंदर्य के साथ श्रृंगार का सरस तथा मोहक वर्णन वे करते रहे। उनके श्रृंगार वर्णन में उन्माद है और उल्लास भी। मानव जीवन के सहज स्वाभाविक भावों को परखने और निरखने की अद्भुत क्षमता उनके पास थी। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को वे युग और समाज के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए पूरी योग्यता से प्रतिबिंबित करते हैं, तो दूसरी तरफ शांत, हास्य, अद्भुत, विभत्स और वीर आदि रसों के वर्णन में भी अपना कवि कौशल दिखाते हैं। रहीम के श्रृंगार की विशिष्टता यह है कि एक तरफ वह लोक भूमि का स्पर्श करता है तो दूसरी तरफ शास्त्रीय छोर को छूता है। नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा और बैरो नायिका भेद जैसी कृतियों में कवि की श्रृंगारिक सूझबूझ तथा पकड़ को सविस्तार देखा जा सकता है। लोक अग्नि और प्रेम अग्नि के अंतर को कवि कितनी सहजता से अलग करके देखता है। लोक अग्नि तो जल कर बुझ जाती है, पर प्रेम की अग्नि तो बुझ बुझ कर जलती रहती है। ठीक सुलग सुलग कर हृदय को गुदाती है। देखिए क्या कहते हैं रहीम एक पद में, जे सुलगते बुझी गए, बुझे ते सुलगे नाही, रही मन दाहे प्रेम के, बुझी बुझी के सुलगाही। ठीक, रहीम के श्रृंगार वर्णन की सर्वाधिक महत्ता इसी में है कि उसमें वासना की गंध नहीं है। श्रृंगार वर्णनों में शब्दों का संयम, भावों की मर्यादा रहीम को श्रृंगार कवियों से पूर्णतः पृथक खड़ा करती है। वे कहते हैं, नैन सलोने अधर मधु, कह रहीम घटी कवन, मीठो भावे लौन पै, अरु मीठे पै लौन। नेत्रों की दीर्घता तथा सलोनापन बाकी चितवन और अधरों की मिठास कैसा उन्माद पैदा करते हैं। प्यास बुझती ही नहीं, मीठे पर नमकीन और नमकीन पर मीठा खाने की लालसा निरंतर बनी रहती है। रहीम का युग काफ़ी हद तक विलासता, ऐशो आराम, नजाकत, साज सज्जा, हास परिहास, महफिल तथा बेगमों और राजकुमारियों के नेत्र मिलन का युग था। दुकानों पर स्त्रियां, बागों में स्त्रियां, पहरे पर स्त्रियां तथा मीना बाजार की नुमाइशें में स्त्रियां देखकर कवि ने नगर शोभा में विभिन्न जातियों की पेशे वाली नारियों के कर्म, व्यापार, स्वभाव और सौंदर्य आदि का मादक एवं श्रृंगारिक चित्रण भी किया है। श्रृंगार में किशोर किशोरी का होना अनिवार्य है, यही आलंब और आश्रय होते हैं। इन्हीं से श्रृंगार, संयोग और वियोग की स्थिति भी बनती है। मन भावन प्रीतम निकट हो तो संयोग की अद्वितीय उपलब्धि होती है। ऐसे में वैकुंठ और कल्प वृक्ष की प्राप्ति भी अवांछनीय है। रात्रि दिवस की तुलना में अधिक प्रेम होती, और क्योंकि यही उद्दीपन के साधन जुटाती है। ठीक, देखिए एक उदाहरण, काहे कारो वैकुंठ लय, कल्प वृक्ष की छाह, रही मन ढाक सुहावनो, जोगल प्रीतम बाह, रही मन रजनी ही भली, प्रीशो होय मिलाप, खरौ दिवस के ही काम कौ, रही बो आप पुही आप। परंतु शारीरिक अंगों, क्रियाओं और घटनाओं के इस वर्णन की श्रृंगारिक
काव्य क्षमता का तात्पर्य यह नहीं है कि रहीम ने रमणीय वर्णन नहीं किया। प्रेम वर्णन में तो वे अपनी उदात्तता और जवामर्दी का वास्ता देते हुए स्पष्ट कहते हैं कि मोम के घोड़े पर बैठकर अग्नि पुंज में कूद पड़ने की साधना में सफल होने वाला प्रेम मार्ग का सच्चा राही है। हर कोई इस राह को नहीं निभा सकता। इस अलौकिक अग्नि शिखा का धुआं भी बाहर प्रकट नहीं होता। देखिए, अंतरदाब लगी रहे धुआं न प्रकट होए, कैजी जानो आपनो जा सिर बीती हो। ठीक, यही नहीं, नायिका के नेत्र रूपी बाण प्रेमी के हृदय रूपी पक्षी का शिकार कर लेते हैं और वह बेचारा हृदय पक्षी अधर पान की लालसा लिए प्यासा ही रह जाता है। देखिए, नैन अहेरी साज के चित पंछी गही लेत, बिरही प्राण सचान को अधर न चाखन देत। नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, प्रेम वर्णन तथा अन्य कई स्थलों पर संयोग श्रृंगार के सरस तथा मर्यादित वर्णन कवि ने किए हैं। विप्लव श्रृंगार में भी कवि ने भैरव और दोहों के माध्यम से संपूर्ण वास्तविकता को बनाए रखा है। विरह की कल्पना ही प्रेमी के प्राणों पर आ बनती है। सावन के महीने में प्रीतम का जाना अत्यंत दारुण है। उमड़ी उमड़ी घन घुमड़े दिशी विधि शान, सावन दिन मन बावन करत पयान। ठीक, झुमी झुमी चहूँ ओरन बरसत मेघ, त्यों त्यों प्रिय बिन सजनी तरफत दे। ठीक, वियोगनी नायिका भूख प्यास सुख चैन सूद बूद सब गंवा बैठी है। रात दिन केवल ठंडी और लंबी सांस से भरती है। देखिए, जब ते बिछुरे मोहन भूख न प्यास, बेरी बेरी बढ़ी आवत वाड़े उसास। जब ते बिछुरे मितवा कहूँ कस चैन, रत भरयो हित शासन आसुन नैन। ठीक, निश्चय ही रहीम का वियोग वर्णन संयोग की तुलना में अधिक सफल और मोहक है। विप्लव की सभी दशाएं एवं अवस्थाएं रहीम के काव्य में मिल जाती है। हृदयगत भावों का सरल सहज और स्वाभाविक और मार्मिक उफान कवि ने हृदय द्रावक शब्दों में बांध दिया है। अनेकों ऐसे वर्णन हैं जिन्हें यहाँ उद्धत किया जा सकता है, परंतु विषय विस्तार की सीमा के कारण यह संभव नहीं है। ऋतिकालीन ऋतिमुक्ति कवियों की विरह भावना संभवतः रहीम के इसी विरह वर्णन से प्रेरित रही होगी। वेदना की अनंतता में डूबी कामातुरता वियोगिनी का एक उदाहरण और देखिए, जो किसी पथिक द्वारा अपने प्रीतम के पास विरह संदेश भेजती है। कहती है, कहियो पथिक संदेशवा कह गही के पाए, मोह न तुम बिनु तन कहूँ रहे न जाए। लोग लुगाई हिल मिल खेलत पाग, परयो उड़ावन मोको सब दिन काग। ठीक, इस प्रकार हास्य व्यंग और विनोद का भी जीवन में अपना ही महत्व है। रहीम के काव्य में शिष्ट तीव्र और गहन अनुभूति वाले रहस्य और हास्य व्यंग की मात्रा कम है, पर जो कुछ है वे अपने आप में सुंदरतम और गहन भाव वाले उदाहरण हैं। कमला लक्ष्मी का पर्याय है। लक्ष्मी चंचल होती है, इसे सभी जानते हैं। रहीम ने पुरुष पुरातन शब्द से जो चमत्कार और गहरा व्यंग प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है। पुरुष पुरातन भगवान विष्णु तो है ही, वृद्ध पुरुष भी है, अर्थात भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी चंचला है, तब अस्थिर होती है। इसी प्रकार बूढ़े पुरुष की पत्नी भी स्थिर नहीं होती, वह भी इधर उधर घूमती रहती है। इस अर्थ को कवि ने कितने कौशल से प्रस्तुत किया है, देखिए। कमला तीर न रही में कहीं, यह जानत जब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। ठीक, इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण
में नीति तत्व प्रधान हो गया है, परंतु व्यंग इसमें भी गहरा ही है। जिह्वा तो कह कर भीतर छिप जाती है, पर जूते खोपड़ी को खाने पड़ते हैं। देखिए, रही मन जिह्वा बावरी, कहीं गए सारंग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। ठीक, विभत्स, वीर और अद्भुत के उदाहरण भी इसी प्रकार देखे जा सकते हैं। अतः कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रहीम का जीवनानुभव अत्यंत व्यापक और गहन होने के साथ साथ पुराण, शास्त्र और प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों से पुष्ट भी था। प्रकृति देखिए, प्रकृति रहीम काव्य में मानवीय अनुभूति की चीर सहचरी प्रकृति की छवि छटा भी बिखरी मिलती है। कवि इस प्रकृति वर्णन को भाव उद्दीपक और उपदेशात्मक रूपों में प्रस्तुत करता है। रहीम के प्रकृति उपकरणों में नगर ग्राम, विष चंदन, चंद्र चकोर, पेड़ पत्ते, पशु पक्षी, दादुर मोर, काक पीक, जल मीन, फल फूल, खग मृग, मेहंदी रंग, सिंधु बिंदु, दिवाशसी, ग्रीष्म शरद, विष अमृत इत्यादि से संबंधित वर्णन किए गए हैं। रहीम ने प्रकृति वर्णन में कहीं परंपरागत दृष्टि रखी है तो कहीं पूर्णतः मौलिक कथ्य सामग्री प्राचीन है तो कवि के निष्कर्ष नवीन है। ठीक, प्रकृति प्रयोग की सूक्ष्मता तथा अनुभूतिगत विशिष्टता कवि को एक खास पहचान देती है। कवि कभी तो प्रकृति घटनाओं को देखकर नैतिक निष्कर्ष निकालता है तो कभी अपने निष्कर्ष के लिए प्रकृति को उदाहरण बना लेता है। देखिए दो पद, दादुर मोर किसान मन लगे रहे बन भाही, रही मन चातक रटिनी हूँ सरुवर को कछु नाही। ठीक, तरुवर फल नाही खात है सरवर पीहिन पान, कहीं रही में पर काज हित संपत्ति चंग सचही सुजान। ठीक, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं उसी प्रकार सज्जन लोग भी परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। ठीक, दूसरी तरफ कुंवार माह के बादल जैसे गरज गरज कर चले जाते हैं उसी प्रकार धनी पुरुष भी निर्धन हो जाने पर निराधार बातें ही बनाते हैं। थोथे बादर कुंवार के जो रही में धरात धरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाँचली बात। ठीक, इस प्रकार रहीम की सूझ देखिए। कौवा और कोयल बसंत ऋतु के अवसर पर एक से ही जान पड़ते हैं, परंतु बोलते ही ज्ञात होता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। देखिए, रहीमन दोनों रहीमन एक से, जो लव बोलत नाही, जानत परत है काक बिक ऋतु बसंत के माही। ठीक, अब हम लोग अभिव्यक्ति कौशल देखेंगे। ठीक, अभिव्यक्ति कौशल जिस प्रकार मानव जीवन में अपने भावों और विचारों को शब्दबद्ध करने की अनिवार्यता है उसी प्रकार साहित्य में भी अभिव्यक्ति कौशल का अत्यंत महत्व है। वास्तव में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति मानव की मूलभूत प्रवृत्ति है और इसी कारण अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य विशिष्ट भी ठहरता है। उसके विचारों और भावों की तीव्रता उसे बाधित करती है कि वह उन्हें आज़ाद करे और इसी दबाव की तीव्रता से वह अलग अलग माध्यमों में उन्हें ढालकर अभिव्यक्त कर देता है। काव्य भाषा तथा शैली भाषा और मनुष्य की सर्वाधिक उपयोगी उपलब्धि है। भाषा मनुष्य की सर्वाधिक उपयोगी उपलब्धि है। मनुष्य की पूरी सभ्यता, संस्कृति, उन्नति तथा उपलब्धियों का रहस्य इसी में छिपा है। इस प्रकार शैली कवि, कलाकार तथा साहित्यकार के
मनोगत भावों और विचारों को साकार बनाने का सहज उपकरण है। इसी घनिष्ठता और उपकरण है कवि और कलाकार के व्यक्तित्व कवि या कलाकार के व्यक्तित्व और उसके काव्य या कला में घनिष्ठ संबंध होता है और इसी घनिष्ठता का दर्पण बनती है शैली। अकबरी युग के हिंदी काव्य निर्माताओं में रहीम का नाम प्रमुख है। कला प्रवीण तथा प्रतिभाशाली इस मुसलमान कवि ने हिंदी भाषा तथा साहित्य की उन्नति एवं श्रीवृद्धि की। रहीम के युग में मुख्य रूप से दो साहित्यिक भाषाएं अपने उत्कर्ष पर थीं, अवधी और ब्रजभाषा। रहीम ने इन दोनों भाषाओं को अपने योगदान से समृद्ध करने के साथ ही खड़ी बोली, भोजपुरी, कन्नौजी, राजस्थानी, बुंदेली, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं की ओर भी ध्यान केंद्रित किया। रहीम के ही भैरव भी संभवतः बिहारी के दोहों की प्रेरणा बने। गागर में गरिम सागर भरने की कला में निपुण रहीम की भाषा मृदुल भी है और संगीत प्रधान भी। उसमें अर्थ की गरिमा भी है और सुंदर भावों की प्रौढ़ता भी। रहीम भावों और विचारों को ब्रज द्वारा तन्मयता से अभिव्यक्त करने की चेष्टा में काफी हद तक सफल रहे हैं। रहीम से पहले कोई भी कवि अपने दोहों में ब्रज भाषा का वह आकर्षण, सहजता, चमत्कार और विचार गरिमा वहन करने की शक्ति, सरसता और मर्मज्ञता नहीं ला सका जो रहीम के दोहों में मिलती है। हालांकि ब्रजभाषा में भी कवि ने बहुत सी भाषाओं के शब्द मिलाकर प्रयोग किए हैं। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम आदि शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग भी किए हैं। भक्त को भागत और लवण को लोन कर देने वाले इस कवि का शब्द चयन अत्यंत सटीक एवं सुंदर है। ब्रज में संस्कृत, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, अवधी तथा ठेठ ग्रामीण भाषा के शब्द भी सफलता से मिला दिए हैं। अच्युत्य, सूरसई, मनसीज, भूप, सरोवर यद्यपि तथा अवनि आदि तत्सम शब्द हैं, तो दूरदीन, हुजूद, लागत, दीर्घ, अरत, आखर आदि तद्भव भी उपलब्ध हैं। फारसी फर्जी, शाह, तासीर, वजीर आदि अरबी फारसी के शब्द भी ब्रजभाषा में मिश्रित हैं। किसी भी भाषा में ये शब्द ऐसे घुल मिलकर आए हैं कि इनकी अपनी पहचान भी उसी में समा जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के भाषा के संदर्भ में लिखा है। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। भाषा पर तुलसी शाही अधिकार हम रहीम का पाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 188 पर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार अवधी भाषा की उन्नति और श्रीवृद्धि में भी रहीम का महत्वपूर्ण योगदान है। तुलसी और जायसी की सी मर्मज्ञता रहीम के पास भी है। अवधी के सर्वप्रमुख छंद भैरव के जनक भी रहीम है। भैरव लेखन में तो रहीम जायसी और तुलसी की अवधि से भी अधिक मिठास और सरसता भर देते हैं। देखिए कहते हैं, चुनत फूल गुलाबवा डार कटे, टूटी गो बंद अगियावा फूट पटनेल। ठीक, भाषा की शुद्धता और माधुर्य, संस्कृत निष्ठता और
पराजलता रहीम की खास पहचान है। कहीं इसमें भोजपुरी आ मिलती है तो कहीं ग्रामीण ठेठ अवधी। रहीम ने नीति काव्य में कुछ ऐसी भाषा भी प्रयुक्त की है जो खड़ी बोली से बहुत निकट है। मदनाष्टक की भाषा में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। शब्द यहाँ भले ही तत्सम तद्भव या किसी अन्य भाषा के हों, पर प्रेम काफी हद तक खड़ी बोली का सा लगता है। कान्हा वंशी बजाई, परम प्यारे सांवरे को मिलायो, जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। ऐसे ही प्रयोग है। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार अभियान की पृष्ठभूमि में रहीम की भूमिका महत्वपूर्ण है। रहीम ने कहीं कहीं वीर गाथा काल की सुप्रसिद्ध काव्य भाषा डिंगल का भी प्रयोग किया है। रहसी, जैसी, तहचो, राखो आदि शब्द इसके प्रमाण हैं, डिंगल शब्द हैं। रहीम राजस्थानी ही नहीं, कन्नौजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाएं भी अच्छी तरह से जानते थे। पश्तो भाषा पर भी उनका अधिकार था। रहीम ने कवि हृदय की विशालता से संस्कृत के भी कई श्लोक लिखे। ज्योतिष, नक्षत्र, खगोल शास्त्र संबंधित खेट कौतुकम की भाषा संस्कृत ही है। यह मुसलमान कवि देववाड़ी संस्कृत को अपनाकर हिंदू धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धावन था। इसी प्रकार रहीम उर्दू, तुर्की तथा अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी प्रकांड विद्वान थे। रहीम ने इन भाषाओं के शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया तथा अलग से भी गुल, बाग, घायल जैसे उर्दू शब्द प्रयुक्त हैं तो अलबेला, यार, जुल्फे, रोशनी, चमक आदि अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया। अतः शब्द चयन क्षमता तथा व्यापक दृष्टिकोण रहीम की भाषा नीति के प्रयोग चरण हैं। व्याकरण सम्मत पकड़ तथा प्रसंगानुकूल शब्द प्रयोग कवि की प्रतिभा के परिचायक है। एक भी दोहा ऐसा नहीं दिखाई देता जिसमें गति टूटती हो और प्रवाह खंडित होता हो। बिना किसी बाधा या रुकावट के साफ सुथरी भाषा रहीम की अपनी खास पहचान बनाती है। छंदों में लय और संगीत का कारण भी यह सुंदर और सटीक शब्द प्रयोग ही है। छोटे छोटे शब्द कवि को शब्द शिल्पी ठहरा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक से फूलों की मनोहारी माला पिरो दी गई हो। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीम न दाबे न दबे जानत सकल जहान। ठीक, अकबर ही नहीं शब्दों आकार ही नहीं शब्दों के अर्थ और प्रयोग करने की कला भी अद्भुत है। जैसे जैसे पढ़ते चले अर्थ स्वयं ही खुलता चलता है। अर्थ सौंदर्य मोहित करता चलता है। आनंद इस बात का है कि रस, ध्वनि, अलंकार, व्यंग, शब्द शक्ति और उस पर विषय का गंभीर सभी एक साथ जीवंत बने रहते हैं। समय को कवि पहचानता है और उसी के अनुकूल आचरण करता है। देखिए, समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक ही हूँ। ठीक, स्पष्ट है कि रहीम की भाषा में सृजनात्मकता की घन शक्ति है। इसमें प्रौढ़ता, गंभीरता, सरसता और सक्षमता सहज ही मिल जाती है। कई भाषाओं पर अधिकार रखने वाला यह कवि अभिव्यक्ति कौशल में समर्थ एवं सक्षम था। शैली, भाव, विचार, विषय तथा परिस्थितियों के अनुकूल ही प्रत्येक व्यक्ति की शैली भी बदल जाती है। रहीम ने इन चारों तत्वों के अनुसार समय समय पर अपनी शैली को भी बदला है। कभी वह सरल और सहज शैली हो जाती है तो कभी अलंकृत। रहीम ने दृष्टांत शैली, लयात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, अलंकृत शैली, प्रश्नात्मक शैली, सुबोध शैली तथा
प्रतीक शैली जैसे न जाने कितनी ही शैलियों को अपनाया और सभी में अपनी सिद्धता भी प्रमाणित की। रहीम को दृष्टांत शैली तो अत्यंत प्रिय थी। यहाँ रामायण तथा पुराण के दृष्टांत से कैसी मर्म प्रयुक्त उक्ति है। राम न जाने हरनी संग सीन रावण साथ, जो रही मन भावी कहत तो होत आपने हाथ। छिमा बड़न को चाही छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटयो जो भृगुन मारिलात। पौराणिक उदाहरणों से कवि अपनी बात पुष्ट भी करता है और साहित्य को समृद्ध भी बनाता है। कवि ने सैकड़ों दृष्टांत बनाए हैं जिनसे उनकी सूझबूझ तथा मनोवैज्ञानिक पकड़ का भी पता चलता है। इसी प्रकार कुछ अन्य शैलियाँ भी देखी जा सकती है। प्रतीक शैली। सूर सुखे पक्षी उड़े और शरण समाही, दीन मीन बिन पक्ष के कछु रहीम कहे जाही। ठीक अलंकृत शैली देखिए। रहीमन यह तन सूप है, लीजे जगत पछोर, हलुकन को उड़ी जान दे गुरु राखी बटोर। गुरु या राखी बटोर। प्रश्न शैली देखिए। कही रहीम धन बड़ी घटे, जाती धनीन की बात, बड़े घटे उनको कहाँ, घास बेची जे खात। स्पष्ट है कि रहीम ने विषय के अनुकूल विभिन्न नीति शैलियों को अपनाया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। रहीम की असाधारण प्रतिभा उनके मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में भी देखी जा सकती है। भाषा को सशक्त करने वाले इन उपकरणों का तिरस्कार रहीम जैसा लोक कवि कैसे कर सकता है। रहीम ने अपनी भाषा भी अधिकांशतः मुहावरेदार रखी है, परंतु सहजता उसका धर्म रहा है। ठीक। रहीम ने बल्ली बल्ली जाना, फजीहत होना, कसौटी कसना, काज सरना, कड़ुए मुख होना, रमे रहना, स्वर देना, 100 बार टूटना, दुर्दिन पड़ना, लाख टका मोल लेना, बात बिगड़ना, भौं झोंकना, भीड़ पड़ना, अति करना, पीठ दिखाना, बड़े पेट होना तथा पावक में चलना जैसे न जाने कितने ही मुहावरों का सुंदर एवं सटीक प्रयोग करते हुए भावों को रूपायित कर दिया है। इसी प्रकार परसौ उड़ावन मोह को सब दिन काग, बौरी बाँझ न जाने पीर, बरसत मेध बढ़ौली मुसलधार, बरसत मेध मुसलधार मेध, रहे प्राण परि पलिकनी, भरयो हित शासन आसुन नैन, ढोल बाज बजाकर पैरो बड़ी पड़ना, आन मतलब और की आन को जाना, आठों याम कुच का नगारा बजाना आदि बहुत सी लोक प्रचलित उक्तियों का सटीक प्रयोग भी रहीम की लोक भूमिगत रुचि तथा गंध को दर्शाते हैं। उक्ति वैचित्र्य तथा अनुभूति की तीव्रता मिलकर वर्ण विषय को चमत्कृत कर देते हैं। कुछ उदाहरण देखिए जिसमें कई मुहावरे एक साथ दिए गए हैं। रहीमन करिशम बल नहीं मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावन दीन हमें चलत घिसावन तनाक। ऐसे सैकड़ों उदाहरण जुटाए जा सकते हैं जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा व्यंग्योक्तियाँ एक साथ देखी जाती है। कहीं एक ही छंद में 4-5 मुहावरे भी है तो कहीं 1 या 2 भी। इसी प्रकार कुछ नवीन प्रयोग भी कवि ने किए हैं। नयत पेट के हेत, थोथे बादर क्वार के का प्रयोग देखिए। काके काके नौहत अपने पेट के हेत, थोथे बादर क्वार के, जो रहीमन
घरात। ठीक, कहा जाता है कि सोते को तो जगाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति जागते हुए सोने का नाटक कर रहे उसे कैसे जगाया जाए। रहीम ने लोक प्रचलित इस युक्ति को पकड़ लिया। अन्न की नए बातें करें जागत ही रही सोय, ताई सिखाए जगाही बो रही उचित न होय। अंत में कह सकते हैं कि कवि ने अपनी गहरी सूझ, अनूठी कल्पना एवं शब्दार्थ तथा लक्षण व्यंजना शक्ति के प्रयोग से लोक ज्ञान और अनुभव को भर भर कर मुट्ठी बांटा एवं लुटाया है। भाव, विषय तथा वर्णन कौशल के अनुरूप मुहावरे और उक्तियों का चयन रहीम को बेजोड़ बना देता है। कल्पना और ध्वनि और शब्द शक्ति। कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति। कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति। रहीम के काव्य में रमणीयता और प्रभावोत्पादकता का श्रेय उनकी कल्पनात्मक क्षमता, ध्वन्यार्थपरक सूक्ष्मता तथा शब्द प्रयोग की शक्ति को ही है जाता है। शब्दार्थ में जहाँ तक कल्पना का श्रेय क्षेत्र है, रहीम इसके द्वारा नीरस को सरस बना देते हैं और दुर्बोध को सहज बना देते हैं। अरुचिकर में रुचि पैदा कर देते हैं। जनजीवन और लोक अनुभव की छोटी या बड़ी किसी भी घटना के माध्यम से नीति को प्रतिपादित कर देना उनकी कल्पना शक्ति का ही कमाल है। वे मौलिक कल्पना में भी दक्ष हैं। सरल और संश्लिष्ट कल्पनाएं भी उनके संकेतों पर चलती हैं। वे पुराण और इतिहास से भी प्रेरणा लेते हैं। रहीम के मौलिक तथा सटीक कल्पना के दो एक उदाहरण देखिए। दीपक की लौ जलते ही पूरे अंधकार को खा जाती है। दीपक रोशनी उगलती है कजल कालिक अर्थात जैसा खाना वैसा उगलना। तम को खाना खोटा काम करना ही हो तो है। देखिए, रहीमन खोटी आदि के सो परिणाम लखाए, जैसे दीपक तम भखाए कजल ओमन कराए। ठीक, इस प्रकार एक अन्य कल्पना देखिए। बादल का पिता सागर है। बादल का पिता सागर है, उसका जल खारा होता है, अतः कोई पीना नहीं चाहता। इसी के कारण सागर का बेटा बादल भी अपयश का भागी बनता है। आकाश तक ऊंचा उठकर भी वह काले मुख वाला ही रहता है, अर्थात पिता की करनी और पुत्र की खरनी। ठीक, समझ गए ना। रहीमन जाके बाप को पानी पिबत न कोई, ताकि गैल आकाश लो क्यों न कालिमा होए। ठीक, ध्वनि के बिना काव्य तत्व असंभव माना जाता है। ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रहीम के काव्य में भी ध्वनि के विभिन्न भेद उपभेदों के दर्शन होते हैं। यहाँ ध्वनि के सैकड़ों भेदों के चक्कर में न पड़कर हम केवल इतना स्पष्ट करना चाहेंगे कि चाहे अभिधा मूला ध्वनि हो या अर्थशक्ति संभवा संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, रहीम की पकड़ अत्यंत मजबूत है। कहीं वे रहीमन पानी राखिए से पूरी बात को कह डालते हैं, तो कहीं रहीमन अंशुआ नयन ढरी के माध्यम से। ठीक, कहीं वे पुरुष पुरातन की वधु कहकर अद्भुत व्यंग करते हैं, अर्थात संभव सलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में किसी शब्द विशेष पर बल न देकर उसके अर्थ की शक्ति द्वारा व्यंग ध्वनित होता है। एक उदाहरण देखिए। रहीम का ध्वन्यार्थ कितनी गहरी पकड़ रखता है और दूर की कौड़ी लाता है। अधिक लोभ और लालसा के परिणाम स्वरूप ही हाथी की यह दुर्गति होती है। देखिए एक पद, बड़े पेट के भरन को
कै रहीम दुख बाड़ी, आते हाथ निहरी कै दिए दांत द्वय काढ़ी। इस प्रकार रहीम का शब्द शक्ति व्यापार भी अत्यंत सराहनीय है। अभिधात हो या लक्षणा हो या व्यंजना, कवि का बल सहजता पर ही रहा। यों मूलतः वे अभिधा के कवि ही हैं। सीधा सरल अर्थ संप्रेषित करना ही उनका अभिप्रेत भी है। अभिधा का सीधा सहज उदाहरण देखिए। रहीमन तीन प्रकार ते हित अनहित पहचानी, परबस परे पड़ोस बस परे मामला जानी। रहीम की लक्षणा शक्ति संबंधित सूझबूझ उस उदाहरण में देखी जा सकती है जहां वे कहते हैं कि कुसंग में रहकर कुशलता चाहने वाले मूर्ख हैं। समुद्र की महिमा भी रावण के पड़ोस में बसने से घट गई थी। उसे भी राम की क्रोध आग्नि का शिकार होना पड़ा था। एक उदाहरण देखिए, कितना सुंदर अर्थ भर दिया है कवि ने। एक दीप से चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, फिर भला नेत्र रूपी दो दो दीपक जलने पर तन की ज्योति कैसे छिप सकती है। तन स्नेह कहकर रहीम ने सहज अर्थ को विशिष्ट बना दिया है। देखिए पद, कह रहीम एक दीप ते प्रकट सब दूती हो, तन सने कैसे दुरे दृग दीपक जुरी हो दोय, दृग दीपक जुरी दोय। इस प्रकार एकाग आदि अर्थों को व्यंजित करने की कला भी रहीम बेजोड़ है। कला में भी रहीम बेजोड़ हैं। व्यंजना का चमत्कार कहीं रहीम पानी रखिए में मिलता है तो कहीं जो रहीमन गति दीपक में। भगत भगत मतलब भक्त और भागते भागते की सटीक व्यंजना देखिए। कह रहीम जग मारियो नयन बान की चोट, भगत भगत को बची गयो चरण कमल की ओट। अतः स्पष्ट है कि रहीम के काव्य में कल्पना ध्वनि तथा शब्द शक्ति व्यापार के भी सूक्ष्म तथा शास्त्र अनुकूल दर्शन होते हैं। नपे तुले और सशक्त प्रयोग से रहीम उत्कृष्ट कवि बन जाते हैं। अलंकार और छंद, अलंकार और छंद, अलंकार और छंद। अलंकार और छंद योजना के अभिव्यक्ति कौशल के महत्वपूर्ण अंग है। रहीम ने इन दोनों उपकरणों से भी अपनी काव्य प्रतिभा को सुसज्जित किया है। रहीम द्वारा प्रयुक्त अधिकांश अलंकार स्वाभाविक तथा सौंदर्यबद्ध वर्धक बन गए हैं। शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार देखे जा सकते हैं तो अर्थालंकारों में कवि के सर्वप्रिय अलंकार दृष्टांत, उदाहरण, उपमा, रूपक, दीपक, स्वाभोक्ति, निदर्शना, असंगति, विषयोक्ति, उत्प्रेक्षा, तद्गुण तथा मिलिति आदि कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। देखिए, एक ही वर्ण की आवृत्ति एकाधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। शशि की शीतल चदनी सुंदर सबहि सुहाय, स देख रहे हैं ना, अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो और हर बार अर्थ उसका बदल जाता रहे, मतलब शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ बार बार बदलता रहे। मतलब एक ही शब्द का 2 बार 3 बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। देखिए, रहीमन अपेट सो बहुत कहो समझाए, जो तू अन खाए रहे तो सो कोई अन खाए। अन खाए से तात्पर्य है बिना खाए हुए, और अन खाए से अर्थ है बुरा मानना या घृणा करना। ठीक इस प्रकार जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार आया हो, एक शब्द उसका एक ही बार प्रयोग हुआ लेकिन उसका कई अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे पानी, पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी एक ही है और एक ही बार पहला पद में आया रहीमन पानी राखिए। ठीक, पानी, रहीमन पानी राखिए। ठीक, इस वाले पानी का 3 अर्थ हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक, पहला चमक या इज्जत, शर्म, चमक, इज्जत एवं शर्म जल के लिए प्रयुक्त भी है। इसी प्रकार पुरुष पुरातन प्रयोग में भी 2 अर्थ हो जाते हैं, भगवान विष्णु तथा वृद्ध पुरुष के रूप में। ठीक, दूसरी तरफ केतकी केतकी, घट घट, बुझी बुझी,
बजाय बजाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। ठीक, अर्थालंकारों में दृष्टांत अलंकार कवि का सर्वप्रिय अलंकार है। वास्तव में रहीम की काव्य शैली की विशिष्टता ही दृष्टांत में उभरती है। दोनों समान वाक्य सब परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव पैदा करें तो दृष्टांत अलंकार बनता है। अर्थात पहले एक कथन प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसकी पुष्टि करने वाला दूसरा कथन। रहीम के सैकड़ों दोहे इसी प्रकार के हैं। देखिए एक दो पद देख लीजिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथै न माखन होय। जे गरीब पर हित करे ते रही मन बड़लो, कहा सुदामा बापुरो मिताई कृष्ण मिताई जो। इस प्रकार उदाहरण अलंकार के भी रहीम का प्रिय अलंकार है। मतलब उदाहरण अलंकार भी रहीम का प्रिय अलंकार है। पहले कथन की पुष्टि में जो अर्थात जिस प्रकार कहकर जहाँ दूसरा कथन रखा जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार देखा जा सकता है। ज्यों बढ़ी आँखियाँ निरखी तथा बाटन बारिक के लागे, ज्यों मेहंदी को रंग, जैसे कई उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। दो वस्तुएं भिन्न या असमान होकर भी जहाँ साधारण में द्वारा सम्यक मूलक संबंध स्थापित करती हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। रहीम के नीति काव्य में इसके अधिकांश उदाहरण मिलते हैं। सम किसी की सी ऐसे जैसे आदि प्रयोगों से कवि ने उपमाओं का भंडार जुटाया है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, देखिए। धरती की सी रीति है शीत घाम अरु में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। इसी प्रकार काग को सो पुतरा तथा अमृत ऐसे वचन में भी उपमा अलंकार है। जहाँ उपमा और उपमेय मिलकर एक हो जाएं अर्थात वाचक धर्म और साधर्म वहाँ न रहें, रूपक अलंकार होता है। रहीम ने जी भर के रूपक बांधे हैं। कहीं वे तन स्नेह कैसे दुरे, दृग दीपक जोरु दोय, कहकर नेत्रों को दीपक बना देते हैं। तो कहीं नयन बाण की चोट, कहकर नेत्रों की को बाण बना देते हैं। इसी प्रकार रहीम यह तन सूप है, ठीक, मन सिज माली की उपज आदि भी रूपक के सुंदर उदाहरण हैं। असंगति अलंकार में कारण और कार्य की भिन्नता होती है। रहीम इस चमत्कार को फल और श्याम के उर लगे, फूल पुआम उर आही कहकर प्रस्तुत करते हैं। किसी वस्तु कथन या घटना के अर्थ का काल्पनिक अथवा प्रमाणिक समर्थन करना काव्यलिंग अलंकार की विशेषता है। रहीम कितने सुंदर तरीके से इसे प्रस्तुत करते हैं, इस पद में आप देख सकते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तरवार वही तलवार, ठीक, खड़ग। उपमेय की उपमान में संभावना प्रकट करना उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। रहीम की श्रृंगार दृष्टि का कमाल देखिए। नायिका बिछुए पहन कर प्रीतम के साथ क्रीड़ा कर रही है और कवि कहता है कि ऐसा जान पड़ता है जैसे कामदेव की दुदुम्बी आधी रात में बज रही है। कहते हैं पहने तो बिछुआ खरी पिए के संग अंगरात, रतिपति की नावत मानो बाजत आधी रात। ठीक, रहीम की अन्योक्ति का तो लाजवाब ही नहीं, जीवन साधना और गहन अनुभूति का प्रखर रंग इसमें भरा है। विशिष्ट भावों से ओतप्रोत तथा सौंदर्यमयी एक अन्योक्ति देखिए, उदाहरण देखिए। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दारूर वक्ता भये हमको पूछत कौन। ठीक, रहीम का युग छंदबद्ध कविता का युग था। छंदबद्ध योजना कौशल में सिद्धत रहीम भला इस दिशा में कैसे पीछे रहते। अन्य प्रचलित छंदों का सार्थक एवं सटीक प्रयोग करने वाले इस कवि ने तो वैरव जैसे नवीन छंद को जन्म दिया है। रहीम की छंद योजना भाषा में स्वर सारसम्य
सारस्य, सारस्य मतलब सरस, लय, साम्य और तथा नाद की मधुरता भर देती है। लय और तुक का सम्मिश्रण छंदबद्ध भाव को जन जन के प्राणों में उतार देता है। नायिका भेद का सर्वथा नवीन छंद में विस्तृत विवेचन करने वाले इस आचार्य कवि ने भैरव के महत्व को स्पष्ट भी किया है। देखिए, बेधक अनियारे रो बड़ो, समझे चतुर सुजान, जुनत जात चित चाव पय, यह भैरव के बान। रहीम का छंद शास्त्रीय ज्ञान व्यापक तथा गहन था। मात्रिक एवं वाणिक दोनों ही प्रकार के छंदों तथा उनके भेद उपभेदों को कवि ने अपनाया है। दोहा सोरठा भैरव कवित्त सवैया मत यंग, सुंदरी, किरीटी, दुर्मिल, घनाक्षरी, मिलिनी, मालिनी अर्थात मालिनी आदि छंदों का कवि ने उत्कृष्ट प्रयोग किया है। नीति उपदेश तथा नगर शोभा वर्णन वे दोहों में करते हैं। नायिका भेद भैरव में, श्रृंगारिक रचनाएं सवैये और सोरठे में तथा मदनाष्टक मालिनी छंद में रची गई। रहीम को भैरव और दोहा छंद अत्यंत प्रिय हैं। सर्वप्रथम इन्हीं का प्रयोग देखिए। भैरव छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12, प्रथम और तृतीय में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ होता है। ठीक, मतलब लघु गुरु लघु, ठीक, इस वाला का जगड़ देखिए। जक न परत बिन हे रे सखीन, सरोस हरि न मिलत वसी नरय यह अफसोस। ठीक, 12-7 ठीक। कवि यही नहीं, कवि फारसी भाषा में भी भैरव का अत्यंत सटीक निर्वहन करने में दक्ष हैं। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप इन मात्राओं में नियम भंग हुआ है, परंतु अधिकांशतः कवि इस नव्य छंद की प्रस्तुति में पूर्णतः सफल हुआ है। रहीम ने भी तुलसी की तरह दोहे की 13-11 मात्राओं के मान रूप को स्थापित किया है। सही अर्थों में दोहे को शक्ति ही इन दो कवियों ने प्रदान की है। कवि ने भाव का अपना भंडार छोटे छोटे दोहे में भर दिया है। परिणामतः दोहे सुंदर, आकर्षक और अद्भुत शक्ति संपन्न हो गए हैं। देखिए एक दोहा। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सुई मीत है, भीर फरय ठहराय। 11-13 अर्थात प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। ठीक, मालिनी छंद वह छंद होता है जिसमें 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ होते हैं। ठीक, नगड़ अर्थात लघु लघु, और लघु लघु 3 बार, और मगड़ अर्थात गुरु गुरु 3 बार, और यगड़ अर्थात 1 बार लघु 2 बार गुरु। देखिए, तरफ तरनी सी है तीर सीनो कदारे, अमल कमल सी है दीर्घ है दीन बिदारे, मधुर मधु पहरे माल मस्ती न राखे, विष से सती मन मेरे सुंदरी श्याम आंखे। ब्रज भाषा का अति प्रिय एवं प्रचलित छंद है सवैया। 22 से 26 वर्णों तक यह छंद कई प्रकार का होता है। रहीम ने दुर्मिल, घनाक्षरी, मनगढ़, यंत, किरीट तथा सुंदरी आदि सवैयों की रचना भी की है। प्रत्येक चरण में 8 सगड़ वाला दुर्मिल सवैया देखिए दुर्मिल सवैया। जे कारण बार न लाए कहूँ, गही शंभु सार सन दाएं किया। ठीक, वर्णों वाला मत गयंद सवैया देखिए, जिसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। दीन चहे कर तार, जिन्हें सुख हो तरही टरे नहीं तारे। ठीक, इसी प्रकार घनाक्षरी, किरीटी तथा सुंदरी सवैया भी देखे जा सकते हैं। रहीम ने
पद, सोरठा, छप्पय, छंद की रचना भी की है, परंतु इसकी रचना में कवि का चित्त अधिक नहीं रमता। विशिष्ट बात यह है कि रहीम का छंद विधान भावों के प्रकाशन में पूर्णतः सफल है। बैरव के लिए कवि अवधी भाषा को चुनता है तो अन्य छंदों के लिए ब्रज भाषा को। ठीक, वर्ण विषय के अनुकूल ही कवि छंद का चयन भी करता है। रहीम की कवित्व शक्ति के प्रमाण तथा अभिव्यक्ति कौशल के उदाहरण रहीम के योगदान में चार चांद लगा देते हैं। ठीक, आदान प्रदान रहीम तथा उसके काव्य के इस समस्त विवेचन के पश्चात संक्षेप में यह चर्चा करना भी अनिवार्य सा लगता है कि रहीम साहित्य पर किन किन का प्रभाव रहा और रहीम ने किस किस से प्रभावित किया। ठीक, रहीम को किस किस ने प्रभावित किया, ये भी बात हो सकता है। इतना तो स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती इस परंपरा में रहीम संस्कृत के नीति काव्य से अत्यंत प्रभावित है। उन्होंने वहां से बहुत कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिया भी है। जीवन की लगभग प्रत्येक स्थिति, घटना, वातावरण तथा व्यवहार की अभिव्यक्ति संस्कृत साहित्य में हुई है। अतः संस्कृत की काव्य छाप का हिंदी साहित्य में आ जाना स्वाभाविक नहीं है। भर्तृहरि के बहुत से श्लोक का प्रभाव रहीम पर दिखाई पड़ता है नीति के संदर्भ में। ठीक, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे रहीम ने भाषांतरण अथवा अनुवाद खुद कर दिया हो। राम न जाते हिरन संग, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परसो, जो रहीम, उत्तम प्रकृति आदि कई छंद जिन पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता या पड़ता है। इसी प्रकार चाणक्य नीति, हनुमानाष्टक, पंचतंत्र, विदुर नीति, रामायण तथा वेद पुराण आदि का प्रभाव भी स्पष्ट है। संस्कृत से इतर भाषाओं में पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, फारसी आदि भाषाओं के साहित्य का प्रभाव भी रहीम पर यत्र तत्र दिखाई देता है। रहीम वे नर मर चुके दोहे पर पाली के प्रभाव भी की छाप है। इसी प्रकार कमलाधीर न रहीम कहीं दोहे पर भ्रंश के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण ऐसे भी है जो संस्कृत से प्राकृत में आए हैं और प्राकृत से रहीम ने प्रभाव ग्रहण किया है। हिंदी के मध्यकाल में भी बहुत से कवियों का रहीम से भाव सामने देखा जा सकता है। कबीर तथा सूरदास का प्रभाव भी रहीम पर स्पष्ट में ही मिलता है। इसी प्रकार तुलसी और रहीम समसामयिक कवि थे, अतः दोनों में बहुत सी जगह साम्य भाव साम्य मिलता है। इन दोनों कवियों का परस्पर पत्र व्यवहार भी होता रहा। रहीम के भैरव छंद पर तुलसी का भैरव रामायण है, रचना भी इसी तथ्य का सूचक है। तुलसी के रामचरितमानस का प्रभाव भी रहीम पर है। दोनों कवि एक दूसरे के व्यक्तिगत से बहुत प्रभावित थे। कुछ उदाहरण भाव साम्य के देख लीजिए। तुलसी एक पद में कहते हैं कि नीच निचाई नहीं तजय, सज्जन हूँ के संग, तुलसी चंद विपट बसी, विष बिनु भये न भुजंग। इसी को रहीम कहते हैं कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिप्यत रहत भुजंग। दोनों का भाव सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार तुलसी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी को किल मौन, आब तो दादुर बोली हैं, हम ही पूछहीं कौन। इसी को रहीम कहते हैं कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। ठीक, यही नहीं, इस प्रकार के लगभग 20-25 दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं जहाँ परस्पर दोनों कवियों का भाव, विषय, कथ्य, भाषा तथा शैली आदि भी एक से लगते हैं। यह कहना कठिन है कि कौन किससे कहाँ प्रभावित करता है, पर परस्पर ये दोनों महान कवि भाव की समानता रखते थे। मित्रता, विचार तथा साहित्यिक भावों का आदान प्रदान इन दोनों कवियों में चलता रहा। वास्तव में दोहों के स्तर की समानता इन दोनों में ही हो सकती है। दोनों भक्त संस्कृत के पंडित तथा भारतीयता के प्रतीक है। दोनों की भाषा जन भाषा है तथा दोनों का ब्रज और अवधि पर भी समान अधिकार है। वास्तव में राम भक्ति परंपरा में जो तुलसी का स्थान है, वही नीति काव्य परंपरा की
नीति काव्य परंपरा में वही भूमिका रहीम की भी रही है। इनके अतिरिक्त भक्त कवि व्यास रसमयी कविता के सर्जक, रस सायन रीति के प्रमुख कवि बिहारी मतीराम, रस निधि, बृंद, गिरिधर आदि कवियों ने पर भी रहीम के कथ्य और भावों का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, रहीम की इस शब्द रचना तथा वर्णन शैली ने भी बाद के बहुत से कवियों को प्रभावित किया है। ठीक, अब रहीम का हम लोग जल्दी जल्दी मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक, समय कम है। कुल मिलाकर रहीम के समग्र भाव, सौंदर्य तथा अभिव्यक्ति कौशल को देखकर उनकी प्रतिभा शक्ति के चमत्कार का लोहा मानना पड़ता है। कवि रहीम मन की आंखों से युग की धाराओं की तह में बसे जीवन रूपों तथा मूल्यों का सूक्ष्म एवं गहन दर्शन कर रहे थे। इसी का परिणाम है कि नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म शास्त्र, लोक साहित्य, भाषा तथा अन्य अभिव्यक्ति कौशल आदि में कवि की गहन अनुभूति पाठकों को संवेदनशील बनाकर कवि के विराट व्यक्तित्व को साकार कर देती है। कवि संस्कृत के भाव सौंदर्य को भी अपनी कल्पना तथा भाव शक्ति से यथावत प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल रहा है। विशिष्ट दृष्टि, मौलिक चिंतन तथा नैतिक मूल्य स्वयं ही कवि का मूल्यांकन कर देते हैं। दूसरे कवियों से प्रेरणा और प्रभाव लेने वाले इस कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा तथा गहन भावुक अनुभूति से उस भाव और विचार को नवीनतम बना दिया है। शैली और दृष्टिकोण की मौलिकता तो रहीम का खास गुण है, यही उनकी काव्य निपुणता का सूचक भी है। मतीराम रसखान गंग रहीम के मतीराम रसखान, गंग बिहारी आदि कवि विषय वस्तु, भाषा शैली तथा भाव योजना आदि अनेक दृष्टियों से रहीम के प्रभाव को ग्रहण करते हैं। गहरी अनुभूति, अद्भुत एवं सरल भाव विव्यंजना कवि के कथ्य को सहज ही संप्रेषणीय बना देते हैं। ठीक, कुछ पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर ही काफ़ी पदों का संदर्भ सहित व्याख्या कर लिए हैं। तो चलिए 1 घंटा 50 मिनट लगभग हो गया है, तो हम लोग अब दूसरे वीडियो में कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट और लगेगा, लेकिन बैटरी हमारा ख़त्म हो गया है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अति विनम्र साहित्यिक सहृदय पुनः निवेदन करता हूं कि यह वीडियो मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए रिकॉर्डिंग किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।